Hello everyone, I hope you all are good at your home. Today it's 19th of May and I hope you all know that we have completed reading the chapter Constitutional Design. Okay, now this is really a relief. बहुत बड़ा chapter था. Okay, but an interesting one. The chapter was interesting. अगर आपको interesting नहीं लगा, boring लगा तो ज़्यादा पढ़ना. Because what I have told you in the last video, that if you will find a subject boring, then you will get away from the subject and that subject will become burden for you. So what you have to do, when you find anything boring or anything not interesting or anything that you are getting away from, repeatedly do that so that you will conquer that thing. आप उस चीज़ पे बिल्कुल मास्टर हो जाओगे और देन आप उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक से दूर नहीं भागोगे. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स थे मैं वो रिकैप दे रही हूँ आपको. फर्स्टली वी हैव लर्नड अबाउट द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, that what was the system in the past in South Africa and then how they turned into the new system, democratic constitution. Okay, then we learned why do we needed a constitution, what was India's storyline about the time when our constitution was getting make up. Okay, why our country needed a constitution or why every country needs a constitution, we discussed that. Then we discussed constituent assembly. Okay, what was the constituent assembly or what was the composition of the constituent assembly and how they framed the constitution. We learned the whole process. Now last topic was preamble. Preamble was very important topic. लाइफ में बहुत लोगों को जो बिल्कुल एडल्ट हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी कंट्री का प्रियम्बल याद नहीं है. सो इट इज़ अ विक्ट्री फॉर यू इफ़ यू हैव लर्नड इट. नहीं याद किया है तो करो, ठीक है. प्रियम्बल ज़रूर याद करो, बहुत इजी है. आपको वर्ड्स याद रखने हैं बस. यहाँ जो हमने लेफ्ट साइड में लिखे थे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, वो वर्ड्स देख के आगे के याद करने. यू हैव टू लर्न द प्रियम्बल एनी हाउ. और उसका मतलब एक एक वर्ड का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो आपको पता होना चाहिए. आपकी एनसीईआरटी बुक में बॉक्सेस में लिखे हुए हैं उन वर्ड्स के मीनिंग, तो उनसे 1 मार्क क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में बन सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर इन द प्रियम्बल, व्हाट डू यू मीन बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया इन प्रियम्बल, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी इन प्रियम्बल. सो वो टर्म्स आपको ज़रूर याद करने हैं. दे माइट ऑल्सो कम इन योर मंडे टेस्ट. मंडे टेस्ट में आए तो ये मत बोलना मैम ये नहीं कराया. क्यों नहीं कराया? आई हैव डिस्कस्ड ऑल द टर्म्स विद यू एंड नाउ इट्स योर टर्न टू लर्न देम. ओके, सो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि जो प्रियम्बल के टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. क्लियर? जैसे कि उनसे क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर इन प्रियम्बल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट इन प्रियम्बल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन प्रियम्बल. क्लियर? तो ऐसे आपको आंसर करना पड़ेगा एंड लर्न ऑल द टर्म्स. जो टर्म नहीं समझ में आए कॉन्टैक्ट मी. नाउ व्हाट वी विल डू टुडे, we will pick one topic of the chapter, same constitutional design. We will not move further, ट्रेन की तरह नहीं भागेंगे. We will understand the chapter. तो कोई एक टॉपिक उठाते हैं और उससे फिर हम डिस्कस करते हैं उसमें से जितने पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं. अब आप बच्चे नहीं रहे हो, you are not small kids that you will only learn about the NCERT exercises. NCERT exercises are very few in number and mostly of them are MCQs. So only they will not be asking you the MCQs. बोर्ड में भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ MCQs आएंगे. You have to answer the short answer question as well as the long answer question. So today we will discuss some question answers of our first topic, democratic constitution in South Africa. Then we will move to the new next topic, constituent assembly. Then we will move to the new topic, preamble. Clear? तो ऐसे हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और जितने पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स एक टॉपिक से बन सकते हैं वो हम सारे डिस्कस भी कर लेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके,
So let's start. First topic is democratic constitution in South Africa. So we will take the first question. What was basis of apartheid regime in South Africa? Apartheid system क्या था पहले आप ये लिखो. Apartheid regime is the discriminatory practice, or apartheid system is the practice of discrimination on the basis of color or on the basis of race. That means if you are black, वहाँ पे क्या था, 3/4 of the population in South Africa were blacks. Some were colored. Colored का मतलब था brown colored, जो mixed races थे, ना black थे और ना white थे. As we Indians, we have colored complexion. So 3/4 of the people were there blacks. Rest some were colored and other were whites. White government oppressed the black and colored community. This was the basis of apartheid regime in South Africa. Again I am repeating, what is apartheid system? The basis or the practice of discrimination on the basis of color or race is known as apartheid system. जब हम रंग के बेस पे भेदभाव करते हैं, दिस इज नोन एज अपार्थेड सिस्टम. कहाँ फॉलो हो रहा था? साउथ अफ्रीका में. 3/4 ऑफ द पीपल वर ब्लैक्स. ओके, वहाँ की 3/4 पॉपुलेशन ब्लैक्स कंसिडर होती थी, जो अफ्रीकन्स थे. कुछ पीपल कलर्ड थे, मिक्स्ड रेसेस के थे. दे वर नॉट ब्लैक्स एंड दे वर नॉट वाइट्स, दे वर ऑफ द मिक्स्ड कलर. इनको दोनों ही कम्युनिटीज को, ब्लैक्स एंड मिक्स्ड यानी कलर्ड क्लास को सप्रेस कर रही थी वाइट गवर्नमेंट. दिस वाज द बेसिस ऑफ अपार्थेड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका. नाउ यू कैन राइट दिस आंसर. समझ में आ गया? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द नॉन वाइट्स डिस्क्रिमिनेटेड? अब हमने देखा कि वाइट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही थी नॉन वाइट्स को, यानी जो वाइट कम्युनिटी नहीं थी. कैसे कर रही थी अभी ये बताना है. ओके, द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. ब्लैक्स एंड मिक्स्ड कलर्ड कम्युनिटीज डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन. सेकेंड, they were not allowed to live in the areas where white community lived. वाइट कम्युनिटी का लिविंग एरिया कंट्री में अलग था और ब्लैक्स पीपल का अलग था. ब्लैक्स को अलाउ नहीं था ये कि वो वाइट कम्युनिटी की एरिया में आके रह सके. दिस वाज द डिस्क्रिमिनेशन. थर्ड, दे वर नॉट अलाउड टू वर्क इन द एरिया ऑफ वाइट people. They were allowed to work only if they had the permit to do so. वो वाइट पीपल के एरिया में आके रह नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ आके काम भी नहीं कर सकते थे. तभी कर सकते थे जब उनको परमिशन हो ऑफ द वाइट गवर्नमेंट. क्लियर? उसके बाद ब्लैक्स हैड सेपरेट टैक्सीज, बस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्विमिंग पूल्स, कैंटीन्स, लाइब्रेरीज एटसेट्रा. जो भी वाइट गवर्नमेंट की पब्लिक प्लेसेस थी वो ब्लैक्स यूज नहीं कर सकते थे. आप अलग बस में जाओगे, अलग टैक्सी में जाओगे, आपके बच्चे अलग स्कूल में पढ़ेंगे, अलग कैंटीन में खाएंगे. एवरीथिंग वाज डिफरेंट. नो इक्वालिटी प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी ऑफ साउथ अफ्रीका. देयर वाज नो इक्वालिटी एट ऑल. Always and always the black community and the mixed community were getting suppressed, were getting discriminated. Okay, they were really tortured badly by the white community. They were not guaranteed voting rights. They were not allowed to live in the area of white people. They were not allowed to work in the area of white people until they had the permit to do so. They had separate taxis, schools, colleges, canteens, libraries, etc. They were always discriminated by the white government. They were not allowed to form political association. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना के वो वाइट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे. आप अपनी अलग से पार्टी नहीं बना सकते.
सकते, आप कोई यूनियन बना के हमारे खिलाफ स्ट्रगल नहीं लड़ सकते, एवरीथिंग वाज इलीगल। सो क्या कोई राइट थे ब्लैक कम्युनिटी में? नो, दे वर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द राइट्स, दे वर जस्ट लिविंग इन द ऑपरेशन ऑफ वाइट गवर्नमेंट। समझ में आया? हिंदी में दोबारा से समझाती हूँ। क्वेश्चन का मतलब है कि नॉन वाइट्स के साथ क्या भेदभाव हो रहा है, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन हिंदी। If anyone of you is having problem, that's why I'm repeating the answer in Hindi. Okay? So अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको अब समझ में आ जाए, but continue practicing to speak in English. आप लोगों को कोशिश करनी है। क्लियर? नॉन वाइट्स के साथ क्या भेदभाव हो रहा था? पहला कि उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। सेकेंड, वो उस एरिया में जाके नहीं रह सकते थे जिनमें वाइट पीपल रहते थे। जैसे कंट्री है, suppose this is the country of South Africa, this is the area where whites are living, this is the area where blacks are living। तो blacks को ये परमिशन नहीं थी कि वो whites के एरिया में जाके रह सके या वहाँ पे जाके काम कर सके जब तक उनके पास परमिशन ना हो, ठीक है? उन्हें अलग हर चीज़ को यूज़ करना पड़ता था। कोई भी पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो वही यूज़ नहीं कर सकते थे जो वाइट पीपल का था। क्लियर? वी हैव डिस्कस 2 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं, ठीक है? आप एक बार दोनों क्वेश्चंस को समझिए फॉर 5 सेकेंड्स और जो मैंने आंसर बोला है उसे रिपीट कीजिए फटाफट। Now let's come to the third question. I hope आपको दोनों questions clear हैं। जिसको जो भी question clear ना हो बेटा, आप मुझे एक question number लिख के that ma'am this is the question which is not clear to us, आप मुझे WhatsApp कर दीजिएगा। मैं आपको ऑडियो में वो दोबारा से question समझाऊंगी, लेकिन डाउट नहीं रखना है मैम, चाहे 10 बार पूछो but clear the concept. Okay? So coming to the third question. How is the South African Constitution looked upon today? कैसे देखते हैं आज हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को? अच्छा है, बुरा है, क्या इक्वालिटी है, नहीं है, पहले क्या था, अब क्या है? कंपेयर करना है कि कैसे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम लोग देखते हैं। Actually, the South African Constitution is ideal democratic constitution for many countries. सब लोग प्रेरणा लेते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। Why? Because there was so much oppression by the white government. Okay, thousands of people were getting killed, were getting tortured by the white government. इतना डिस्क्रिमिनेशन वो लोग सह रहे थे। अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे तो उन्हें इम्प्रिजनमेंट दी जाती थी, जेल में डाल दिया जाता था। ओके, इतना सब कुछ सहने के बाद भी ब्लैक्स और वाइट्स ने वहां पे क्या किया? कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में उन्होंने एक सेटलमेंट किया। ऐसा नहीं था, ब्लैक्स ने स्ट्रगल किया अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम तो वाइट गवर्नमेंट ने क्या किया? फिर उन्हें ऑप्रेस करना बंद किया। उन्हें बोला कि जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, ऐसे कानून जिनके बेस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, उन्हें हटा दिया जाएगा। आपको भी कुछ वोटिंग राइट्स मिलेंगे, आप पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हो। ये सब उनको राइट्स देने लगी थी वाइट गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि अब उन्हें पता था कि अब ये स्ट्रगल करने लग गए हैं अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम एंड दे विल थ्रो अस अवे। बट व्हाट डिड द ब्लैक्स डिमांडेड? वी नीड अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब क्या करना चाहिए था ब्लैक्स को? अब ब्लैक्स को वाइट्स को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए था? नहीं, तो फिर कंट्री की वही हालत रहती जो पहले थी। सो व्हाट डिड द ब्लैक्स डिसाइडेड? दैट वी विल फॉरगिव द वाइट कम्युनिटी। इन्होंने पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी किया हम सब भूल के वी विल सी टू द फ्यूचर, वी विल मूव फॉरवर्ड and together we will make a country, we will make a constitution that will be based on equality, on fraternity, on brotherhood, on humanity. Okay? क्या डिसाइड किया ब्लैक और वाइट कम्युनिटी में कि हम लोग किसी भी कम्युनिटी को ऊपर नीचे के लेवल पे नहीं रखेंगे,
we will take both the communities as equal in the new democratic constitution. तो दोनों ही communities ने साथ बैठ के अपना constitution लिखा. अब एक country है जिसका past इतना खराब था, वो इतने बेटर फ्यूचर की तरफ लीड कर रही है, तो आज क्या उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए आइडियल नहीं होना चाहिए? दैट इज व्हाई today's South Africa constitution proves to be an ideal democratic constitution for many countries, because despite of the discrimination faced by blacks, they forgive white community, they lived peacefully with them. They asked or they demanded from whole of the country that we have to forgive whites, we have to move towards a better country, a developed South Africa. So that's why we will frame a constitution that will be based on equality, fraternity, brotherhood. Clear? I hope this all is clear to you. Third question समझ में आ गया? Fourth question, name the first organization that led to struggle against apartheid system. पहली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने स्ट्रगल स्टार्ट किया अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, जो साउथ अफ्रीका में फॉलो हो रहा था, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम अगेंस्ट द ब्लैक्स, उनको हटाने के लिए जो स्ट्रगल हुआ, वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. Okay, African National Congress was the first organization that led the struggle against apartheid system. ये MCQ में भी पूछ सकती हूँ, Monday टेस्ट में 1 मार्क्स में भी पूछ सकती हूँ. Okay, write a short note on Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला जी हमने एक पर्सनालिटी चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, उनके बारे में अगर शॉर्ट नोट लिखने आ जाए तो Nelson Mandela actually was fighting against the domination of white government. He was fighting against the discrimination which the black community was facing, and he was charged of the treason. उन्हें चार्ज किया गया था, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो. He was charged of treason, and for that for going against the government, for daring to oppose the white government, he was given life imprisonment. But then after 28 years of imprisonment in the most dreaded prison, that was Robben Island, सबसे खतरनाक वहाँ का जो जेल थी, सबसे ज़्यादा परेशान करने, टॉर्चर करने वाली जो जेल थी, that was Robben Island in South Africa. ठीक है, रॉबन आइलैंड, ROBBENISLAND, रॉबन आइलैंड, वहाँ पे उन्हें रखा गया था. 28 सालों के बाद उन्हें जेल से छोड़ा गया. एंड ऑन 26 अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी. फाइनली उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फ्लैग अनफ्लर किया, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला. आई होप दिस क्लियर टू यू. आई एम अगेन रिपीटिंग इट. नेल्सन मंडेला जी पे हमें एक नोट लिखना है. सो वी हैव टू लर्न 3-4 पॉइंट्स. लेट्स डिस्कस इट. फर्स्ट पॉइंट इज Nelson Mandela was a person that was fighting against the discrimination given to blacks. He was fighting against the domination made by the white government. White government जो suppress कर रही थी blacks को, उसके खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे थे. He was charged of treason. इन पे आरोप लगाया गया था कि आप सरकार को अपोज कर रहे हो, और इसके लिए इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी. He was charged of treason and was punished with life imprisonment, but he spent 28 years of his life in the most dreaded prison of South Africa, that is Robben Island, and then after 28 years he got released. In 1994, when the South African government finally was made democratic, Nelson Mandela was the first president of this democratic country. Clear? Last question. Why is South Africa known as Rainbow Nation?
साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज अब किसी भी कलर के बेस पे साउथ अफ्रीका में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऑल द कलर्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड दिस हैज टर्न्ड द कंट्री इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल नेशन. पहले डिस्क्रिमिनेशन था तो क्या कंट्री ब्यूटीफुल थी? नहीं. बट when the discrimination has ended, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं and they make the part of the world look beautiful. वैसे ही साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? ऑल द कलर्स आर ट्रीटेड इक्वली, नो डिस्क्रिमिनेशन इज getting based on the color of race, and the country has turned out to be very beautiful due to the equality of color. That is why South Africa is known as rainbow nation. साउथ अफ्रीका के बेस पे कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे. वी हैव डिस्कस दीज क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स and MCQs I will provide you in the notes format. You will copy them. Now let's come to the second topic. Let's move forward.